नमस्कार। आज हम राग वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपके सेकंड पेपर थ्योरी सेकंड पेपर से यूनिट फर्स्ट से लिया हुआ है। देखिए, राग वर्गीकरण जो एक प्रक्रिया है, वर्गीकरण पहले आप समझिए कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए जब बहुत विशाल अगर कोई चीज़ होती है, विशालतम, तो उसे समझने के लिए विस्तृत अगर कोई होती है चीज़, तो उसे समझने के लिए हम उसे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं कि एकदम हम किसी बहुत बड़ी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से जान नहीं पाते हैं, तो उसको टुकड़ों में बांटा जाता है। वर्गीकरण का मतलब यही होता है, टुकड़ों में बांटना है, विभागों में विभक्त करना। तो राग वर्गीकरण मतलब रागों को वर्गीकृत करना। रागों का वर्गीकरण किस तरह? रागों का वर्गीकरण प्राचीन समय से बहुत अलग अलग पद्धतियों पर होता आया है। एक समय में राग रागिनी वर्गीकरण हुआ करता था। आधुनिक समय में थाट राग वर्गीकरण प्रचलित है। प्राचीन समय में दशविध राग वर्गीकरण मतंग द्वारा किया हुआ है। उसके अलावा नारद ने रसों के आधार पर और समय के आधार पर वर्गीकरण किया है। समय के आधार पर आज भी हमारे यहाँ वर्गीकरण के हिसाब से गाया बजाया जाता है, पर उतना प्रोमिनेंट अब वो नहीं है। पर हाँ, फिर भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फला राग फला समय गाया जाता है, या इस तरह की बातें। इसके अलावा और भी कई सारे वर्गीकरण हैं, तो हम इन सब के बारे में आज बात करेंगे। ये टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं एक एक वर्गीकरण के बारे में आपको पहले बताते जाऊंगी। एक बार पूरे सभी वर्गीकरण के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। गीतियों के आधार पर, रसों के आधार पर बताया है। शुद्ध छायालक संकीर्ण, ये रत्नाकर में दिया हुआ है। रागांग वर्गीकरण ये आधुनिक समय की उपज है, पंडित नारायण मोरेश्वर खरे जी के द्वारा स्थापित की हुई है। मेल राग वर्गीकरण है, ये दक्षिण भारतीय संगीत में वर्गीकरण काम किया जाता है। पंडित वेंकट मुखी और उनसे पहले विद्यारण्य स्वामी ने इसकी स्थापना की थी, या इसकी कहिए कि प्रचलन में लाया था इसको। तो आज हम जो बात करेंगे वो है गीतियों के अनुसार राग वर्गीकरण। ठीक है, तो गीतियाँ क्या है? गीतियाँ एक पद्धति हुआ करती थी गाने की, रागों को वर्गीकरण करने के लिए। मतंग ऋषि, जो आपने नाम सुना होगा, नारद के बाद माफ़ कीजिएगा, भरत के बाद मतंग का बहुत विशेष रूप से नाम लिया जाता है। उन्होंने संगीत के लिए बहुत काम किया। तो मतंग ने 7 गायन शैलियाँ, मैंने कहा ना, गीति क्या होती है, गाने का एक प्रकार तरीका हुआ करता था। शैली जो है उसको आधार बनाया। अब शैलियाँ आप अगर इस तरह नहीं समझ पाते हैं, तो देखिए शैली इस तरह से है, आज के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊँ कि देखिए गाने बहुत तरह के होते हैं। गीत है, भजन है, ठुमरी है, गज़ल है, टप्पा है, दादरा है, तो ये सब शैलियाँ हैं। गाना तो सभी में है, संगीत तो सभी में है, पर सबका अलग एक विशेष प्रकार है, विशेष रस है, विशेष महत्व है। स्वरों का लगाव का तरीका अलग होता है, उससे रस निष्पत्ति अलग तरीके से होती है। तो ये शैलियाँ हैं। इसी प्रकार प्राचीन समय में भी शैलियाँ थीं गाने बजाने की, उन्हें गीतियाँ कहा जाता था। तो मतंग ने 7 गीतियों के आधार पर रागों का वर्गीकरण किया। इसमें चोक्षा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी, ये 5 गीतियाँ जो थी वो तो ग्राम राग के लिए प्रयुक्त की गई। आपने इससे पहले जो थ्योरी पढ़ी है उसमें ग्राम राग और देशी राग ये सब पढ़े होंगे। तो ग्राम राग के लिए 5 गीतियों का निर्धारण था, और देशी राग के लिए विभाषा और विभाषा 2 गीतियों का निर्धारण था। ठीक है, तो ग्राम रागों को पुरुष राग और देशी रागों को स्त्री राग के रूप में भी माना जाता था। तो चोक्षा गीति जो है उसमें स्वरों का जो लगाव था या प्रयोग था वो शुद्ध था, एकदम शुद्ध, मतलब कि जैसा शास्त्रों में वर्णित है या जैसा विद्वानों ने निर्धारित किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से उसे शुद्ध तरीके से नियमों के साथ में प्रयुक्त करना है। जैसा कि आज के समय में हमारे जो गायन पद्धति हैं उसमें ध्रुपद ऐसी गायन शैली है जिसमें नियम के अनुसार शुद्ध रूप में स्वरों का, रागों का प्रयोग किया जाता है। वहाँ किसी तरह की कोई शिथिलता नहीं बरती जाती नियमों में, राग को एकदम उसके शुद्ध रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो चोक्षा का किससे संबंध हुआ? आज के समय की ध्रुपद पद्धति से। अब जैसे अब
ध्रुपद गाने के लिए कौन से राग उपयुक्त माने जाते हैं, ये भी एक बात होती है। तो हिंडोल है, मालश्री है, ऐसे जो गंभीर प्रकृति वाले राग हैं वो ध्रुपद गाने के लिए उपयुक्त माने जाते थे। इसी प्रकार भिन्ना गीति में स्वरों के साथ शब्द लय के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग होता था। अब भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग कैसे होता था कि उसमें लयकारी कहीं की जाती थी या कहीं स्वरों के लगाव से उसमें लोच लेकर या किसी और तरीके से। अब देखिए ये सब गीतियाँ आज के समय में तो प्रचलित नहीं हैं, तो हम ये तो नहीं बता सकते एग्जैक्ट कि उस समय किस प्रकार का गायन हुआ करता था, पर जिस तरह का शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जिस तरह की बातें विद्वानों ने कही हैं अपनी किताबों में, पुस्तकों में, उससे अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि हाँ ये चीज़ इस तरह की रही होगी। तो अगर इसमें अगर कहीं कुछ कोई अगर गलती अगर हो जाए तो आप प्लीज़ किताब ज़रूर चेक कर लीजिएगा। किसी तरह की अगर कोई गलती अगर हो जाती है तो कहीं पर, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो हस्तलिखित जो चीज़ें हैं उन्हीं से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इस तरह का उनका स्वरूप रहा होगा, इस तरह की उनकी शैली रही होगी। आज के समय में तो किसी ने उस समय का गाना सुना नहीं है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि एग्जैक्ट तो मैं आपको भी नहीं समझा सकती हूँ कि वो गीति किस तरह की रही होगी, पर हाँ हम उन लिखावट के, उनके शास्त्रों के आधार पर, उनके वर्णन के आधार पर ये अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये जो स्वरों के लगाव का तरीका और लय का तरीका जो उन्होंने इस गीति में विशेष रूप से प्रयुक्त करते थे, वो आज के समय के धमार गायकी के हिसाब से वो उससे कहीं हद तक मिलता जुलता महसूस होता है। अब धमार कैसा होता है, धमार आपने सुना ही होगा। धमार गायकी में अक्सर होली के गीत होते हैं, होली के गीतों का वर्णन होता है, ब्रज की होली का वर्णन होता है। और धमार गायकी जो है वो लोच वाली, मीड वाली गायकी है और उसमें लयकारी का भी महत्व होता है, पर लयकारी का भी एक अलग तरीका है। तो धमार गायकी जो है वो भिन्ना गीति के कहीं कहीं निकट महसूस होती थी। और धमार गायकी में किस तरह के रागों का प्रचलन किया जाता है, आज के समय में काफ़ी का प्रचलन बहुत होता है, खमाज का प्रचलन होता है धमार गायकी के लिए। इसके बाद आता है गौड़ी गीति का प्रयोग। गौड़ी गीति के अंदर वो राग रखे जाते थे जिसमें भावुकता ज़्यादा हो, यानी कि एक्सप्रेशंस की गुंजाइश हो बहुत ज़्यादा। एक्सप्रेशंस किसी भी राग में देखिए साहित्य तो होता ही होता है। अब उस साहित्य को उजागर करने के लिए ऐसे रागों के प्रयोग किया जाता था जिसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश हो उस साहित्य के भावों को एक्सप्रेस करने की। इसके हिसाब से अब आप बताइए कि आज के समय में ऐसा कौन सा गीत प्रकार है जिसमें भावों की बहुत प्रधानता होती है और एक्सप्रेशंस की बहुत इम्पोर्टेंस है, तो वो है ठुमरी प्रकार। ठुमरी जो है वो भावों के लिए भाव प्रधान गायकी है। उसमें साहित्य के जो शब्द होते हैं उनका राग के स्वरों के साथ में गूंथकर इस तरह अलग अलग तरह से प्रयोग करके सुनाया जाता है, बताया जाता है कि उससे रस निष्पत्ति में उसके और उसको सहायता होती है राग के स्वरों से। इसके हिसाब से आज के समय में पीलू, भैरवी आदि रागे हैं, काफ़ी में भी ठुमरियाँ गाई जाती हैं। वैसे चंचल प्रकृति के जो राग होते हैं ऐसे रागों को ठुमरी गाने के लिए चुना जाता है जिसमें लगाव, लोच, इनका प्रयोग बहुत आसानी से, बहुत सहजता से किया जा सके। स्वरों का इस तरह का गुथाव हो कि भावनाओं को एक्सप्रेस करने में कहीं कोई दिक्कत ना महसूस हो। ठीक है। इसके बाद आता है बेसरा गीति। बेसरा गीति में ऐसे राग आते थे जिनमें स्वरों का प्रयोग वेग से, यानी कि द्रुत गति में होता था, तेज़ी से। अब तेज़ी से किस तरह होता था कि उसका आप अंदाज़ा इस तरह लीजिए कि आज के समय की जो टप्पा गायन शैली है जो कि पंजाब से निकली है, पंजाब के अंचल से, वहाँ हरकतों का, मुर्कियों का बहुत प्रयोग होता है। तो उसी गायन शैली के आधार पर टप्पा गायन शैली का निर्माण हुआ। और ये देखिए कि टप्पा गायन शैली में किस तरह से स्वरों को वेग के साथ में या द्रुत गति में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे और एकदम टांग के साथ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बहुत ज़्यादा आपने टप्पा अगर आपने सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो आप सुनिए एक बार, तो आपको इस बात का अंदाज़ा आएगा कि टप्पा शैली किस तरह की होती है। ठीक है। इसके बाद आती है साधारणी गीति।
साधारणी गीति में अब तक जो 4 गीतियों का हमने चर्चा की है, उन सभी के गुणों का उसमें समावेश होता था। अर्थात ऐसी रागें जिनमें राग का स्वरूप शुद्ध स्वरूप भी हो, उसमें उस लयकारी भी की जा सके, उसमें भावनाओं का भी प्राबल्य हो सके, और उसमें हरकतें का मुर्की खटके इन सब का प्रयोग भी बहुत आसानी से किया जा सके। ऐसी एक प्रकार रखा गया जिसमें कि इन सभी गुणों का समावेश हो सके, वो थी साधारणी गीति। अब इसके बाद आती है भाषा और विभाषा, जो कि देशी रागों के लिए निश्चित थी। इन गीतियों का प्रयोग रागिनी के रूप में प्रयुक्त होता था। ये एक तरह से सेकेंडरी जो कहेंगे, एक लाइट म्यूज़िक के हिसाब से या लोक संगीत के हिसाब से इस तरह का इनका लगाव और प्रयोग उस वक्त किया जाता था। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने गीतियों के आधार पर राग वर्गीकरण को समझा। अगले लेक्चर में हम किसी और आधार पर राग वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।